जब आपके साथ गलत करने वाला कोई अनजान हो, कोई बाहर वाला हो, तो आप उससे जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो कोई अपना हो, करीबी हो और मुश्किल हो जाए आवाज उठाना। कभी कभी जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। क्या हुआ बेटा? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बात है प्रगति बेटा? इतनी घबराई हुई क्यों? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। अल्लाह, खुदा ने कितनी फुर्सत से तराशा है तुम्हें। कितनी खूबसूरत हो तुम। एब्सोल्युटली सर। जी सर। सर वो मैंने आपके सब कार पेपर्स चेक कर लिए हैं। आप कभी भी आके अपनी कार डिलीवरी ले सकते हैं। सर तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल आके आप अपनी कार डिलीवरी लेंगे? क्या हुआ प्रगति? क्या हुआ? क्या बोलूं? मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा है? हाँ, मुझे रोज़ हैरेस किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, लेकिन आपको तो कुछ नज़र नहीं आता ना, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती। तुम वापस इकबाल की बातों को लेके बैठ गई हो ना। प्रगति वो तुम्हारे पापा हैं। हाँ मैं मानती हूँ वो तुम्हारे सगे पापा नहीं, लेकिन ऐसे बार बार उन्हें ब्लेम करके मुझे भड़काना बंद करो बेटा। जब तुम्हारे सगे पापा ने हमारी जिंदगी नर्क कर दी थी ना, तो यही इकबाल हमारे लिए खड़े हुए थे। अब अपनी ये कहानियां बनाना बंद करो प्लीज। माँ, मैं कोई कहानियाँ नहीं बना रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसे बताऊँ आपको मैं किस नर्क में सांस ले रही हूँ। वीना सोच रही थी कि प्रगति का अपने सौतेले पिता इकबाल के लिए ये आक्रोश सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रगति वीना की दूसरी शादी से शायद नाराज थी। वीना कभी मान ही नहीं सकती थी कि इकबाल उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम कर सकता है, जैसा कि प्रगति कह रही थी, क्योंकि इकबाल ही वो इंसान था जो वीना की हर मुसीबत में उसका सहारा बना था। तुम दिल के जख्मों को तो छुपा लोगे, लेकिन इन जख्मों का क्या? जिंदगी कागज पे लिखी कोई कहानी नहीं जिसे जब चाहे मिटा दो। मेरी 8 साल की बच्ची है। मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं है। लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। एक औरत जो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसके लिए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। आगे तुम्हारी मर्जी। या तो अपने घर में अपने पति के हाथों तिल तिल मरती रहो, या तो घर की दहलीज को लांग कर जिंदगी को गले लगाओ। फैसला तुम्हारा है। और तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक दोस्त की तरह।
बर्दाश्त नहीं होती है जिल्लत की जिंदगी। हम इतनी ही हवा में सांस लेंगे बेटा, हम इतनी ही हवा में सांस लेंगे। तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? और बेटा 9 साल तक तुम ये सब अकेली सहती रही। हम तेरे कितने पास रहते हैं बेटा, तुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें आके बताए? मुझे तो बस यही लगता था आप लोगों को कभी ये गिल्ट ना हो कि आपने मेरे लिए गलत लड़का चुना, और फिर मुझे तो यही लगता था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वीना, पर आप कुछ ठीक होते हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पापा। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। तेरे दर्द को देखकर दुख तो हो गए हमें। चाहे तू ये सब कुछ पहले बताती, जब चुपचाप सह रही थी, या फिर अब बता रही जब तू उसे छोड़ के आई है। तुझे दुखी देखकर हम कैसे चैन से रह सकते बेटा? इकबाल, मैं इस तरह आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। प्रगति अब बड़ी हो गई, मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि लोगों की बातों का गलत असर उस पर पड़े। आई डोंट हैव एनी चॉइस। या तो हम शादी कर लेते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं पे रोक देते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीना, और हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ आओगी। इस साथ तो मुझे कुछ नाम चाहिए इकबाल, कोई मतलब चाहिए। अल्लाह, फौजिया 14 की है और साजिया सिर्फ 12 की। वो दोनों सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? इकबाल, आप अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। देखो नसरीन, मैं वीना से प्यार करता हूँ और उसे निकाह कर रहा हूँ। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। तो ठीक है, जो आपके दिल में आए वो आप कीजिए, पर हम आपसे एक बात कह देते हैं कि हम उस औरत को अपने इस घर में कभी दाखिल नहीं होने देंगे, और तो और आपकी कंपनी में भी कभी काम नहीं करने देंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। बेटा, संचित तलाकशुदा है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, अगर वो तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे, अच्छा रिश्ता। हाँ बेटा, लेकिन ये इकबाल ही क्यों? मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। शादी के लिए बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन ये आप लोग जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ना ही मुझे धर्म बदलने के लिए कहेगा और ना ही प्रगति को। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। कांग्रेट्स वीना, कांग्रेट्स इकबाल। थैंक यू रश्मि। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। नाउ चेयर्स फॉर देम। वीना इकबाल से प्यार करती थी, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। अपने खास लोगों के मुंह से उसने इकबाल के बारे में बहुत गलत बातें सुनी थी, लेकिन वो इकबाल से इतना प्यार करती थी कि उसे इकबाल में सिर्फ वही दिखता था जो वो देखना चाहती थी। तो रश्मि, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे हैं, मुझे बहुत मिस करते हैं वहाँ। बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत। और तुम? मैं भी। हाँ, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है।
8 महीने हुए होंगे नहीं? जी। वो फॉरेन कंट्री में और तुम यहाँ, बहुत अकेलापन होगा ना जिंदगी में? हाँ वो तो है। चलो एक बात, थैंक यू सो मच, बाय। रश्मि, हाँ अकेलापन बहुत ही खौफनाक और डिप्रेसिंग होता है। हाँ पर मैं खुश हूँ, वो भी खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, कभी कभी मैं भी बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ। तुम तो अपनी कजिन को जानती हो ना, हम साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है हमें मिलते रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकें, अपनी मुस्कुराहट और अपने अकेलेपन को बांट सकें। ओके इकबाल, मैं चलती हूँ, बाय। प्रगति आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। हेलो रश्मि, कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं। अच्छा वीना, एक बात बता, तुम्हारे और इकबाल के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो इकबाल आज मेरे ऑफिस आए थे, मुझे घर तक लिफ्ट भी ऑफर की, पहले भी कर चुके हैं। हाँ तो पता है मुझे, तुम्हारे बॉस भी तो उनके क्लाइंट ही है ना? वीना, वो इकबाल बहुत दिनों से मुझे कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं। क्या? क्या? ये रश्मि की प्रॉब्लम क्या है? वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूं? वो पागल हो गई है क्या? और उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? हाँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो उसने मुझसे कहा। यू नो व्हाट मीना, तुम्हारे घर वालों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मुझे हमेशा ये एहसास हुआ है कि वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रश्मि भी यही कर रही है, हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। उसने तो मुझे ये भी बताया कि आपने उससे कहा कि आप बहुत अकेला फील करते हैं। इकबाल मेरे होते हुए। What nonsense मीना। देखो मीना, मैंने तुम्हारी जिंदगी को सहारा नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए हैं, संवारा है मेरी जिंदगी को। और मैं जानता हूं कि ये रश्मि ऐसा क्यों कर रही है। भले ही वो तुम्हारी कजिन, लेकिन दिल ही दिल में वो तुमसे चलती है। ये गिफ्ट्स तुम दोनों के लिए। प्रगति, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। क्यों? ये ड्रेसेस तुम दोनों पे बहुत अच्छी लगेगी। प्रगति, अपने पापा को पहन के नहीं दिखाओगे ये क्या तरीका है? माँ, आप चाहती थी ना कि मैं बाहर आऊँ, मैं बाहर आई और उस आदमी ने मुझे जो दिया मैंने आपके लिए चुपचाप रख लिया। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े लेके आए हैं। अपनों को इतना ईगो दिखाना ठीक नहीं है बेटा, बस कपड़े ही तो पहन के दिखाने हैं।
आपका इकबाल कोई पहली बार मेरे ड्रेस लेकर नहीं आया है। वो तुम्हारे पिता हैं। सौतेले पिता। ठीक है, मान लिया वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं, लेकिन बेटा ये ड्रेसेस तो तुम्हारे लिए हैं। 3 साइज छोटी ड्रेस। हर बार वो मेरे लिए इतने छोटे कपड़े क्यों लाता है? क्योंकि वो मेरी बॉडी को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखना चाहता है माँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है ना? दिमाग में कचरा भर के रखा है तूने। खुले दिमाग से सोचना सीख प्रकृति, प्लीज। मुझे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है माँ, आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। इकबाल, प्रगति के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। उसमें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? होता है, वो टीनेज में है और इस उम्र में बदलाव आते हैं, फिजिकली, मेंटली, हर तरह के। प्लीज़ तुम ये सब बातों को सीरियसली मत लो और उसे समझने की कोशिश करो। पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें करती है मेरा दिल दुखाने के लिए। तुम्हें पता भी है वो कैसे? वो इतना कुछ पढ़ती है, इतना कुछ देखती है, कहानियाँ तो बनाएगी, और वो हर हफ्ते अपने असली पिता से भी तो मिलने जाती है, और वो इंसान तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहता मीना। पता नहीं वो प्रगति को क्या क्या सिखाता होगा। इसलिए प्लीज़ तुम ये सब बात अपने दिमाग में मत लाओ। बस तुम खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वीना को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उसकी बेटी प्रगति जो कुछ भी उससे कह रही थी उसमें कुछ तो सच हो सकता था। और दूसरी तरफ प्रगति की हालत ऐसी थी कि वो ये बात अपनी मां के अलावा और किसी को नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इकबाल के बुरे बर्ताव की खबरें वीना को अक्सर मिलती रहती। वीना थोड़ी देर के लिए सुनकर परेशान तो होती, लेकिन उसने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया। हेलो वीना जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजय, इकबाल के ऑफिस से? जी हाँ। हाँ बोलो संजय। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल काम है। लेकिन संजय काम क्या है ये तो बताओ। वो क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, 1:30 बजे मेरा लंच ब्रेक रहता है, तो हम तब मिल सकते हैं। हाँ संजय बोलो। वीना जी, बात यह है कि 2 महीना पहले श्वेता नाम की एक लड़की ने हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था। ओके। और एक दिन वो इकबाल सर के केबिन से भागती हुई बाहर आई और वो बहुत रो रही थी। श्वेता, क्या हुआ? और उसके 3 दिन बाद श्वेता ने नौकरी छोड़ दी। तुम कहना क्या चाहते हो? श्वेता ने मुझे बताया कि इकबाल सर उसके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। वो सब केबिन में बुलाते थे, इधर उधर हाथ लगाते थे, उसके सामने गंदे गंदे प्रपोजल्स रखते थे, उसे बाहर बुलाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। और श्वेता ने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि इस सब से उसकी ही इज्जत उछलेगी। तुम्हें ये मदद चाहिए थी मुझसे? तुम्हारी बातों में अगर जरा भी सच्चाई है ना, तो जाओ इकबाल से डायरेक्टली जाके बात करो, या फिर उस लड़की से कहो कि वो इकबाल से जाके बात करे। वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। वीना जी, मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि आप इकबाल सर की वाइफ हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब कुछ मुझे मेरे कान भरने के लिए बता रहे हो। मेरे मन में मेरे पति के खिलाफ जहर घोल रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ पे किसने समझा बुझा के भेजा है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी संजय, ये हथकंडे तुम कहीं और आजमाना। चलती हूँ। Good afternoon. Every car sales and services.
वीना सुन, मुझे बहुत दिनों से तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। वीना, तुम मेरी बेटी चंचल को तो जानती हो ना? हाँ। चंचल की एक बहुत अच्छी दोस्त है शीतल, और शीतल फौजिया की पक्की दोस्त है, इकबाल की बेटी। तो मुझे चंचल बता रही थी कि शीतल और इकबाल का कुछ चक्कर चल रहा है। वो उसकी बेटी की दोस्त है, उसकी उम्र की। आरती, तुम्हें ऐसी सुनी सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लोग वो नहीं कहते जो वो देखते हैं, वो कहते हैं जो वो समझते हैं। खैर, मुझे काम है, फिर मिलती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एक बहुत ही बुरे इंसान थे, लेकिन सच तो ये है कि उनसे कहीं बुरा इंसान तो ये इकबाल है। हर रोज़ जब ये अकेले में मेरे साथ होता है, उस वक्त मुझे घुटन होती है। ये रोज़ मेरा फ़ायदा उठाता है, अपने गंदे हाथों से मुझे छूता है। लेकिन आपको ना तो कुछ नज़र आता है और ना ही आप मेरी बात पर यकीन करेंगी, क्योंकि इसने आपके ऊपर जादू कर रखा है। आप उसके मन में मेरे लिए प्यार तो देख पाती हैं, लेकिन वो हवस नहीं देख पाती जो इसकी आंखों में मेरे लिए है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तब आप मेरा यकीन जरूर करेंगे। जब आप मेरी लाश देखेंगी ना, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। जावेद के घर वाले दिसंबर तक निकाह कर देना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फौजिया का क्या कहना है? लो भाई, इनकी मुस्कुराहट ने तो सब कुछ कह दिया, अब देर किस बात की? हाँ कह दो नसरीन, ये हमारे घर का पहला निकाह होगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ जान, कैसी हो? आप कल आए नहीं? हाँ, वो मैं नसरीन के साथ था। एक्चुअली बात है कि वो फौजिया का निकाह तय हो गया है और इसी सिलसिले में नसरीन को मुझसे कुछ बात करनी थी। आप आज रात आएंगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स जान, तुमसे दूर कैसे रह सकता? तुम में तो हमारी जान अटकी हुई है। लव यू। बोलो रश्मि। वीना प्लीज मेरे ऑफिस आ जाओ और इकबाल को साथ लेकर आना। क्या हुआ रश्मि? बस यहाँ पे आ जाओ और प्लीज उसे साथ लेकर आना। पर हुआ क्या है ये तो बताओ। बस तुम उन्हें लेकर यहाँ पे आ जाओ, वरना ये मैटर पुलिस तक पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वीना, लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता इकबाल, शायद वो किसी परेशानी में हो। परेशानी थी तो बता भी नहीं सकती थी, अपनी परेशानी दूसरों के साथ बता दी। इकबाल, हुआ उनका कुछ? रश्मि, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना रश्मि? तुमने अचानक हमें फोन करके यहाँ बुला लिया, बात क्या है? हाँ, ये वही आवाज थी। हेलो, मैं रानी शर्मा से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ।
सुजीत शर्मा आपके हस्बैंड है ना? जी, आप कौन? ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वो इसी की आवाज थी। वीना, ये आदमी इकबाल हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसने रानी मैम को फोन किया और कहा कि मेरे और इनके पति यानी कि मेरे बॉस के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इसी की आवाज थी। मैडम, जरा अपने पति पर नजर रखिए। उसके ऑफिस में जो रश्मि है ना, आजकल दोनों बहुत घुल मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रश्मि इतनी घुल मिल जाए कि आपको ही दोनों दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके। आगे आपकी मर्जी। हेलो हेलो, ये क्या बकवास है? कोई आपको फोन करके आपके साथ बेहुदा मजाक करने की कोशिश करता है, उसमें मैं बीच में कहां से आ गया? और रश्मि, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? रानी जी ने यहाँ आकर मुझे और सुजीत सर का बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब इन्होंने बताया कि किसी ने फोन करके इन्हें ये सब कहा है, तो मुझे समझने में एक मिनट भी नहीं लगा कि घटिया करतूत इस इंसान की है। इसकी दाल मेरे आगे तो गली नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इसके साथ यहाँ पर बुलाया। सब बकवास है, सब बकवास। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं और वीना शादी करें, इसलिए हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती रहती। लेकिन इन सब में तुम मेरी फैमिली को क्यों ला रहे हो? मैडम, मुझे नहीं पता कि आपको कौन फोन कर रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल रश्मि खेल रही है, क्योंकि वो अपनी बहन से जलती है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। रश्मि, ये मेरे पति हैं। वीना, थैंक्स वीना, एटलीस्ट तुम तो इनके बहकावे में नहीं आ रही हो। मुझे तो लगता है कि ये सब मिलकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीना, तुम अंधी हो रही हो। बिल्कुल नहीं रश्मि, बल्कि अब तो सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम बार बार मेरे और इकबाल के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार तुम हम दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रही हो। हाँ वीना, याद है तुमने मुझे कहा था वो कार में ड्रॉप करने वाली बात? सच तो ये है कि यही मुझ पे डोरे डाल रही थी, इसी ने मुझे बुलाया था और अब पूरी बात ही घुमा दी। एनीवेज, इनसे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। Let's go. लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। प्रगति, 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 तुम कहाँ बेटा? दरवाजे पर हूँ माँ, कब से बेल बजा रही हूँ। प्रगति, प्रगति, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? तू क्या करने जा रही थी? तूने अपनी जान देने की सोची। बोलो, तुम अपनी जान देना चाहती थी? क्यों? क्यों बेटा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो इंसान जिसे आप मेरा पिता बनाकर लाई है और चाहती है कि मैं उसे अपना पिता मान लूं, वो मुझ पर कितना गलत नजर रखता है। मुझे बार बार फिजिकली मोलेस्ट करता है माँ, और फिर ये सारी बातें अगर मैं आपसे आकर नहीं कहूँगी फिर किससे कहूँ माँ? और फिर जब आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती तो फिर मैं रोज़ रोज़ मरकर जी रही हूँ। क्या करूँ मैं माँ, क्या करूँ? क्या मैं प्रगति के साथ छेड़खानी करता हूँ? अपनी बेटी को मॉलेस्ट करता हूँ? मैं इसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूँ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, जाओ। पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो, बेशक करो। मुझे बदनाम करना चाहती हो ना, करो।
लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम की सफाई मत मांगो प्लीज। बिना, मैं 2 बेटियों का बाप हूं, मेरी बड़ी बेटी का निकाह होने वाला है। प्रगति कहती है कि मैंने उसके साथ ऐसी जलील हरकत की। हाँ, मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन मैंने तुम दोनों को पूरे दिल से अपनाया है ना। हाँ, मैं उसे मिलने जाता हूं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह बन सके इसलिए, उसकी जिंदगी में एक बाप की कमी पूरी हो सके इसलिए। और वो मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा, इन सब का ये सिला दे रही है। तुम एक काम करो, एक चाकू लो और मेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। बिना एटलीस्ट तुम तो मत लगाओ। मैं दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी नजरों में मुझे गिरा दोगी तो मैं मर जाऊंगा मैं। हैरत होती है कि वो ऐसा भी कर सकती है। बिना, वो एक 16 साल की बच्ची है, उसे तो मैं माफ कर, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसी जलील हरकत कर सकता हूं? कैसे? ग्रो अप प्रगति, और अपनी ये सारी हरकतें बंद करो। तो आप फिर से उस आदमी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब उसके लिए अंधी हो रही है माँ। तुम चाहती क्या हो? छोड़ दूं मैं उसे? जाने दो उसे? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? तुम हर वक्त अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? माँ, आप आईने में वो देख रही हैं जो आप देखना चाहती हैं। अब वो तो देख ही नहीं रही जो असल में वो आईना आपको दिखाना चाह रहा है। क्या सब इकबाल के खिलाफ कहानियां बना रहे थे? ऐसी क्या बात थी कि सबके बार बार इकबाल के खिलाफ बोलने के बाद भी वीना का इकबाल पर विश्वास अटल था? क्या सच कभी वीना के सामने आ पाएगा? वैसे सवाल यह भी है कि सच आखिर था क्या? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा, है ना? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सच से समझौता कर लो। और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अरे, अब जब तुम जान ही गई हो कि तुम्हें इसी सच के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो कम से कम दरवाजा मुस्कुरा के तो खोला करो। कल मिलते हैं। और मैं चाहता हूं कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। गुड बाय।
पापा कह के बुलाओगे तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब तक तो आप सिर्फ सुनती आई थी और मैं जानती हूँ आप सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं करती। आज देख भी लीजिए ये पापा रोज अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? अब होगा वही जो मैं चाहूंगा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सच से समझौता कर लो, और सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मैं जानता हूँ कल तुम जब दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होगी। ये वो सच है जो मैं रोज जीती हूँ। हाय बेटा, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मीना, क्या बन रहा है खाने में? क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब? इसने फिर से कुछ कह दिया तुम्हें? हाँ प्रगति, क्या कहा अपनी माँ से? उसे क्यों बार बार डिस्टर्ब करती रहती हो तुम? हाँ? मीना! मीना! बता जो मेरी माँ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या पट्टी पढ़ाई इसने तुम्हें? तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। ये सब कहने का क्या फायदा प्रगति? सब झूठ है, सब झूठ है। मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर रख दूंगा तुम। अगर ये क्लिप किसी को दिखाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो जीना आराम कर दूंगा तुम, तो जीना आराम कर दूंगा। इकबाल को जगह जगह ढूंढ रही है। पुलिस को की गई ये शिकायत वापस ले लो। देखो, मेरी बेटी फौजिया का निकाह तय हुआ है। अगर रिश्तेदारों में बात पता चली तो हमारी तो नाक कट जाएगी। मेरी बेटी फौजिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शिकायत वापस ले लो, अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। माँ, नसरीन जी, उस इंसान ने बहुत दिनों तक मुझे तड़पाया है, खेला है मेरे साथ, और मैं ये बात बाहर जाकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। अब मैं ये कंप्लेन वापस नहीं लेने वाली। उस इंसान ने जो घटिया हरकत की है मेरे साथ, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। वो ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही एक अच्छा पिता। और अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो वो न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेगा। हो सकता है कि ये सब कुछ किसी और घर में भी हो रहा होगा। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना मैं ये सब कुछ खुद जाकर बताऊंगी। शायद इसे देखकर वो लोग भी आगे आएंगे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। इकबाल को अरेस्ट करने में कुछ वक्त लगा। उसने माँ और बेटी को डराने के सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक काबिल वकील ने प्रगति का केस अपने हाथों में लिया और इकबाल की घटिया हरकतों से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया। प्रगति और वीना अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हैं। इकबाल को सेक्शन 354A के तहत असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद द इंटेंट ऑफ आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी और पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम
सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब गलत करने वाला कोई बाहर का होता है तो उसे पहचानना हमारे लिए आसान होता है। हम उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं, उसकी शिकायत दर्ज करते हैं, गलत करने वाले को सजा दिलवाते हैं। लेकिन जब गलत करने वाला हमारे घर के अंदर का ही हो तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके साथ गलत होता है वो अक्सर इस द्वंद में रहता है कि वो अपनी ये बात किससे करे। कोई ऐसा जो उसकी बात पर विश्वास करे, सही कदम उठाए। इस बात का डर भी रहता है कि कहीं उसकी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया जाए। हम प्रगति की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाई और सही कदम उठाकर उस इंसान को कानून के हवाले करवाया। जब भी कोई बच्चा किसी के खिलाफ गलत हरकत करने की शिकायत करे या कोई ऐसा बर्ताव जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे तो उसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि उस बात पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। एक महीना, पूरे 1 महीने और इंतजार करना। अच्छा जी, बड़े उतावले हो रहे हैं आप। मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि कब ये 1 महीना बीते और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मेरा भी कहाँ मन लगता है तुम्हारे बिना। जानता हूँ। हाँ, ये फॉर्म लीजिए मैडम। इधर पेशेंट का पूरा नाम, पूरा एड्रेस बराबर भरने का और वहाँ कैश काउंटर पे पैसे जमा करवा देना। यहाँ राइट साइड। आए आज दोपहर को भवानी का के आई थी और ये कार्ड देकर गई, अशोक अंकल की शादी का कार्ड। डॉक्टर भरत को कॉल करो और उन्हें ओटी नंबर 4 दो। हाँ, अभी करते। एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही पुष्पा परेशान नजर आ रही थी। जब से उसने अशोक और वनीता की शादी का कार्ड देखा था, कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये कोई अपराध बोध था या फिर बदला, गिल्ट और चिल्ट। मैं भी आऊँ तेरे साथ? वैसे भी संडे को कोई क्लासेस नहीं है। लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड सैटरडे को ही जा रहे हैं। एक दिन बाद जाओगे तो क्या बिगड़ेगा? राधिका, तो अपने दोस्तों को बोलना संडे को जाएं, वो भी चले जाएगी साथ में पिक्चर देखने। मैं भी करती हूँ, मेरे क्लासेस के लिए एडजस्ट। तू नहीं कर सकती? कीर्ति, चुपचाप खाना खा। महादेव तुला पगार मिला क्या? वसंत, ये तो खाली 5,000 है, बाकी के 2,000 अपने लिए भी कुछ रखो कि सब तुझे ही दे दूं। वसंत, मैं इतने दिनों से दुकान से उधार चीज लेके आ रही हूँ। तुम हर महीने जो भी कमाते हो, एक तो उसमें से कम देते हो, ऊपर से जो देते हो उसमें से भी दारू पीने के लिए मांगते रहते हो। ऐसे घर कैसे चलेगा वसंत? ए चुप, ये तो फिर से फटके पड़ेंगे कल रात जैसे। भूल गई क्या?
प्रीति जल्दी करना, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बिगनिंग में मिस हो जाएगी। अरे एक सेकेंड, अब तू ही लेट करे, चल जल्दी चल चल। बाय बाय। राधिका, कृति, अरे पिक्चर देख के सीधे घर वापस आना, इधर उधर भटकना मत। हाँ बाय। एक काम करते हैं, आज रात में ही रुक जाते हैं। ढीला है क्या? आई बाबा से क्या बोलूं? अरे आई बाबा से बोल देंगे कि ऑफिस से ट्रिप पे जा रही हो। भी बोल। अरे नहीं, सच में। हे भटकाधिपति, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ति, दिख जाए मुझे अगर हो विद्यालय में कोई जादू। हाँ, तब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था। तो आपके डिपार्टमेंट में किसी को इस बारे में पता नहीं चला? नहीं। केशव जी, अब आप रिटायर हो चुके हैं, इतने बरसों पुरानी बात है। अब आप सच बताएंगे तो शायद आपकी पेंशन रोक दी जाए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जाली सर्टिफिकेट और जाली मार्कशीट बनाकर ये नौकरी हासिल की थी और 32 वर्षों से उसी नौकरी से मैंने कमाया है। तो पछतावा हो रहा है आपको? आर यू फीलिंग गिल्टी? जी। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस टीवी शो पर आके कन्फेस करेंगे? हाँ जी। पर अब इतने बरसों बाद क्यों? ये मैंने जो किया वो गलत था। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गलती दोहराए। हो सकता है आपके बच्चे ये शो देख रहे हो। मैं जानता हूँ उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, इस दुनिया से जाते समय मैं मेरे सीने में ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार से, मेरे ऑफिस के साथियों से माफी चाहता हूँ। बरसों से मैंने उन्हें धोखा दिया है, सच को छुपा कर रखा है। मैं आप सबका दोषी हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हमारे शो का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आके सच कहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर उन्हें खा रही है। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444576877। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कन्फेशन के साथ। देखते रहिए पुल के पुल, दिल से पुल। यहाँ पर पेशेंट का नाम, यहाँ पर आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ बराबर लिख देना। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना, मैं हेल्प कर दूँगी। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444576877। भैया, मुझे वो वनिता दलवी के घर जाना है। आपका नाम मैडम? जी, शर्मिला। एक मिनट। हाँ वनिता मैडम, ये कोई शर्मिला मैडम आई आपसे मिलने। एक मिनट मैडम। मैडम मैडम वो तो चली गई।
अविनाश जी से बात कर सकती हूँ? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो। पुष्पा सुरभि। तो बताइए मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मैंने आपका प्रोग्राम देखा था संडे को। ओके। मुझे भी आपके प्रोग्राम में आना है। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? जी। तो पुष्पा जी, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेता हूँ। तो जो नंबर मेरे फोन में डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर आप ही का है, राइट? जी। सो इट्स 44468989, सही है? जी, मेरा ही नंबर है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे शो में आकर क्या कहना चाहती हैं? जी, वो पर्सनल है। तो क्या आप ये पर्सनल बात मुझसे शेयर कर पाएंगी अभी? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, ओके? और वो आपसे पूछेंगे कि आपको हमारे शो में आके क्या बोलना है, और उस बेसिस पर हम ये तय करेंगे कि हमें आपको अपने शो में लाना है या नहीं। ठीक है? जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेट करने को इतना ही घंटा लग रहा था वेट करने को, तो चली जाती। तुझसे ना कभी कुछ टाइम पे नहीं होता है। पुष्पा ने टेलीविजन शो पर अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था, कुछ ऐसा जो वो अपने अंदर छुपाए बैठी थी। क्या था ये राज? उसके सच बताने से किसकी जिंदगी पर असर पड़ने वाला था और कैसे? सिक्योरिटी गार्ड ने पहले भी देखा था उसे, कह रहा था एक बार पहले भी मिलने आई थी, पर अचानक लौट गई। शर्मिला, तुम्हारे अभी वाले ऑफिस से या कहीं तुम्हारे पुराने ऑफिस से तो नहीं है? मैं किसी शर्मिला को जानती ही नहीं हूँ। तो फिर इतना टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ बेचने आई होगी। फिर अचानक क्यों लौट जाएगी ऐसे, और स्पेशली मुझसे क्यों मिलने आई? क्या काम था? तुम वनीता से मिलने गई थी। क्यों? तुम्हें लगता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था? अगर तुम उससे मिलकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो तो रुक जाओ। जो बीत गया सो बीत गया, अभी आगे की लाइफ बर्बाद मत करो। पुष्पा, दोपहर के टाइम पे किधर है तू? मैं इधर बाजार में आई हूँ। क्यों, आप किधर हैं? मैं घर पे हूँ, चाबी नहीं है मेरे पास। अभी आती हूँ, 15 मिनट में आ जाऊंगी। जल्दी कर। वसंत, उठो, अंदर चलो। मिनट बोली थी ना तू? आधा घंटा हो गया। कहाँ थी तू? आपका फोन आया तो मैं भाग भाग के आ ही रही थी, मगर रास्ते में कीर्ति और राधिका की टीचर मिल गई। उन्होंने पकड़ लिया। बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए देर हो गई। राधिका कीर्ति तो स्कूल में है ना?
उनकी टीचर बाजार में कहाँ घूम रही है? हाँ? स्कूल में है ना। क्या हुआ? वसंत घर आ गया। उसके पास चाबी नहीं, बाहर बैठा हुआ। इससे पहले तो कभी दोपहर में घर नहीं आया। लेकिन आज आ गया और दारू पी कर आया। सो रहा है वो। क्या करूं मैं? मैंने बोला कि मैं बाजार में। एक मिनट रुको। ये पकड़ो। तुम चुपचाप नीचे जाओ और वापस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जाओ। आ जाओ। तुमने मुझे शायद टीवी पर देखा होगा। मैं खुल के बोल दिल से बोल शो की एंकर बोल रही हूँ। जी जी, मैंने आपको देखा है। तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? जी, वैसे भी मेरा लंच टाइम है। ठीक है पुष्पा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस शो पर आके तुम क्या बताना चाहती हो। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कन्फेस करोगी उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शो उस बारे में नहीं है। तुम समझ रही हो ना? जी, वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, कब शुरू हुआ था तुम्हारा ये अफेयर और कैसे? 3 साल पहले से। तुम शादीशुदा हो? जी, मेरी 2 बेटियां भी हैं। तो तुम्हारे पति को इस बारे में नहीं पता है? नहीं, वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या ये अफेयर तब शुरू हुआ था जब वो जिंदा थे? जी, और उनके जाने के 1 साल बाद तक चला। और जब तक वो जिंदा थे उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं। तो फिर तुम अब इस शो पर आके ये सब क्यों बताना चाहती हो? जी, वो क्योंकि देखो पुष्पा, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहती हो तो ये शो उस बारे में नहीं है। नहीं नहीं मृदुला जी। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर मैं ये कर सकती हूँ। मैं अविनाश से कहकर तुम्हारा एपिसोड रिकॉर्ड करने का डेट फिक्स करवाती हूँ। हम टेलीकास्ट के 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो अविनाश तुम्हें फ़ोन करेगा। थैंक यू। तो क्या कहना चाहती है बेटी? बाबा, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पहले ही सबको बता देना चाहिए था। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जिससे सबको तकलीफ हो? वसंत ने कुछ किया तो नहीं था तेरे साथ? नहीं बाबा, वसंत ने तो कुछ नहीं किया। उसने तो बस दारू पी कर अपनी और साथ में मेरी भी जिंदगी बर्बाद की। तो ये बात तो सबको बताना चाहती है? बाबा, मैं जो कुछ भी बताऊंगी उससे सबको बहुत दुख पहुंचेगा, पर अब मैं सबको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है वो? मुझे नहीं पता। 3 साल हो गए मेरे बेटे को गुजरे हुए। अब कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है वो? पुष्पा, ऐसा क्या है जो टीवी पे सबके सामने बताना चाहती है तू? कुछ है बाबा जो बहुत दिनों से दिल में चुभ रहा है। तो हमें बताना बेटा, हम तेरे आई बाबा है, हम समझेंगे। आप नहीं समझेंगे। क्यों बेटा, ऐसे क्या गलत किया है तूने? कुछ किया है बाबा जिसे ऐसे छुपाकर घुट कर और नहीं रह सकती मैं। पुष्पा, पुष्पा सुन, मैं पुष्पा पता
नहीं ये क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में भी सोचा या नहीं पता नहीं। क्या हुआ? क्या बोलना है आपको? बेटा वो मुझे अपने अफेयर के बारे में बताना। अफेयर? ये क्या बोल रही हो तुम आई? हाँ। ये सब हमारे पैदा होने के पहले हुआ या बाद में? तुम दोनों के पैदा होने के बाद। पापा जिंदा थे तब? हाँ, और उनके गुजर जाने के बाद तक चला। तो अब क्यों बता रही हो आप सबको आई? आज तक हमें कुछ नहीं पता था और ना ही किसी और को। अब कोई क्यों जानना चाहेगा इस सब के बारे में? आई तो टीवी पे जाके सबके सामने ये सब बोलना चाहती है? तो झूठ बोल रही है? नहीं बेटा, कुछ और भी है जो तू हमसे छुपा रही है? आई मुझे पता है कुछ और भी है। किसके साथ अफेयर था तुम्हारा? आई हम जानते हैं उसे। राधिका, तू मेरे साथ शो पे चलेगी बेटा? देख मुझे वहां तेरी जरूरत पड़ेगी बेटा। राधिका, राधिका, तूने ऐसा क्यों कहा कि आई कुछ छुपा रही है? पता नहीं, मुझे बस ऐसा ही लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं हमसे जुड़ी कोई बात तो नहीं? वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी दो बेटियां हैं। तुमको मालूम है मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नौकरी करती हूँ। कभी तो उनके बारे में सोच लिया करो। तो मालूम है 2 बेटी है, भगा मत। सोने भी नहीं देती। वो बेटी है वसंत, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ध्यान रखना घर का। वसंत, 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 वसंत। डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। पुष्पा जो कर रही थी, क्या उसकी वजह कोई गिल्ट यानी कोई अपराध बोध था, या फिर वो बेवफाई का बदला ले रही थी? क्या पुष्पा अशोक के साथ हिसाब बराबर करना चाहती थी, या फिर कुछ और भी था इस कहानी में? फिलहाल पुष्पा अपनी जिंदगी के एक छुपे हुए सच को पूरी दुनिया के सामने बताने के फैसले पर अडिग थी।
और आखिर वो दिन आ गया। आई, अब भी सोच लो। मैंने सोच लिया बेटा। अशोक, ये तुम्हारी नेबर इतने अजीब से क्यों देखती है तुम्हें? पता नहीं। Mridula, Yeah. we're all set to roll. All right, great. Settle. Have a seat, please. Be comfortable. Roll camera. Action. आज हमारे साथ है पुष्पा सुर्वे और उनकी बेटी राधिका सुर्वे। पुष्पा हमारे साथ अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज पहली बार इस शो में वो ये बात बताएगी। पुष्पा, आपका इस शो में स्वागत है। बताइए क्या कन्फेस करना चाहती हैं आप? वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारी बिल्डिंग में रहता है। पुष्पा, अगर आपको लगता है कि आपके सच बोलने से उस आदमी की जिंदगी पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है, तो आपको उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। उसका नाम अशोक भंडारे है। आज दोपहर को भवानी का के आई थी और एक कार्ड देकर गई। अशोक अंकल की शादी का कार्ड है। तो फिर आपने अब इस बारे में बात करने का फैसला क्यों किया? मेरा अफेयर अशोक के साथ तब से था जब मेरे पति जिंदा थे। मेरे पति शराबी थे। उनकी उस लत की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। मुझे अपनी दोनों बेटियों को पालना था और उनका बाप नौकरी छोड़कर घर बैठ गया। दिन भर बस दारू पीता और मैंने अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर ली। और तब ये आदमी, मतलब आपका पड़ोसी, आपकी जिंदगी में आया? वो तो बहुत पहले मेरी जिंदगी में आ चुका था। सब कुछ देखता था कि मैं कैसे सब कुछ अकेले झेल रही हूँ। उसे मुझसे हमदर्दी थी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अशोक, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उसे? तू उसके साथ जी कैसे सकती है? पति है मेरा वो। एक बेवड़ा जो रोज मारता है तुम्हें। ऐसा होता है क्या पति? अशोक, वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। बाप? क्या किया आज तक उस बाप ने अपने 2 बच्चों के लिए? छोड़ दे उसको, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए। लोग क्या कहेंगे सोचा है? ये लोग आते हैं तेरे आंसू पोंछने। अशोक, आता है कोई? आता है कोई मदद करने? अशोक, जब कोई औरत अपने पति के साथ रहती हुई ये सब सहती है ना, तो लोगों को उस पर दया आती, उसके लिए दुख महसूस करते। लेकिन वही औरत अगर अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे, तो यही समाज उसे गाली देता है। तू सोच पुष्पा, तू उस बेवड़े के साथ जीना चाहती है क्या मेरे साथ? सोच ले, एक बार उससे छूट जाएगी तो हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जानती हूँ अशोक, पर ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, राधिका, कीर्ति, मेरे आई बाबा हैं, और फिर तुम्हारे घर वाले कैसे समझाएंगे उन सबको? क्या कहेंगे वो लोग? कौन क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता पुष्पा। मैं जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ। और आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? हिम्मत ही नहीं थी।
लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पति 3 साल पहले ही गुजर गए थे। जी। तो फिर आपको और अशोक को मिलने से कौन रोक सकता था? पुष्पा, आई बाबा है घर पे। और मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल दोपहर में मिलते हैं, ओके? वो ड्यूटी का टाइम होता है। अच्छा ठीक है, लंच टाइम में मिलते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास वाले रेस्टोरेंट में, ओके? हाँ पर मुझे अशोक। आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? पुष्पा, जो हुआ सो हुआ। अभी वापस से वो जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? पुष्पा, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनके बारे में सोचो। तुम बात को घुमाओ मत। बसंत को गुजरे पूरे 2 साल हो चुके हैं और तब से तुम शादी की बात को टाल रहे हो। अब हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अशोक, मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हारी शादी नक्की कर दी है ना? वो शादी कर रहा था। आई, आज अशोक अंकल ने ना मुझे उनकी फियांसे से मिलाया, वनीता। बहुत अच्छी है। अशोक, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पुष्पा, समझने की कोशिश करो। मेरे आई बाबा नहीं मानेंगे। पहले तो तुम बहुत सीना ठोक कर कहते थे कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हो। मैं वही करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। अब क्या हो गया? अपनी मर्जी से ही जी रहा हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं वनीता से ही शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा खुद का डिसीजन है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। प्लीज अपनी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। पुष्पा, आई एम सॉरी। ये शो इस तरह से अपने पर्सनल हिसाब चुकता करने या फिर किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम किसी से बदला तो नहीं लेना चाहती हो, तब तुमने मना किया था। लेकिन अब तुम्हारी बातों से ये जाहिर है कि तुम अशोक से बदला लेना चाहती हो, ना कि अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। बात सिर्फ अशोक से बदला लेने की नहीं है। मैंने जुर्म किया, मैं गुनहगार हूँ, अपने बच्चों की, अपने पति की। पुष्पा, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? कभी ना कभी तुम्हारा पति हमें देख लेगा, फिर ना बात तुम्हारे हाथ में रहेगी ना मेरे हाथ में। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अशोक, ये सब इतना आसान नहीं है। तो कब तक इंतजार करोगी? उसके मरने तक? अशोक, वैसे भी वो मर ही रहा है पी के, कौन सा जी रहा है? पुष्पा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके साथ जी सकती हो? मेरे पति को अटैक नहीं आया था, बल्कि उसे हम दोनों ने मिलकर मारा था। वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी 2 बेटियां हैं। मालूम है, 2 बेटी है। भगा मत। सोने भी नहीं देती। नहीं करना है मुझे काम वो।
अशोक, वो बहुत ज्यादा नशे में। तू बिना आवाज के दरवाजा खोल, मैं आता हूँ। सेक्शन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या हुआ आई? पता नहीं बेटा, हमेशा की तरह आज भी तेरे बाबा ने बहुत पी रखी थी। मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। एक्सक्यूज किसी को कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि अटैक है। थैंक गॉड, मैं यही सोच रहा था बस किसी को कुछ पता ना चले। अविनाश, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। Yes, you're right. I'll call them immediately. तो ये बोलना चाहती थी टीवी पे सबके सामने वो शर्मिला ही पुष्पा थी ना? मुझे तुम्हारे बारे में बताने आ रही थी। शायद वही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अशोक? पुष्पा ने शूटिंग स्टूडियो में अपना जुर्म कबूल कर लिया, फिर पुलिस को अपना बयान भी दिया। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अशोक और पुष्पा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अपराध बोध या बदला, यह वाकई बेवफाई का बदला ही था जिसने अपराध बोध को जन्म दिया था। पुष्पा ने यह माना कि अशोक के धोखे ने ही उसे इस जुर्म को कबूल करने पर मजबूर किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अशोक पलट जाएगा और किसी और से शादी कर लेगा। सबसे बड़ा सच यह है कि जुर्म कभी छुपा नहीं रह सकता। क्राइम नेवर पेज। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर अशोक और पुष्पा एक दूसरे के साथ रहते, शादी कर लेते, तो यह अपराध कभी सामने नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुर्म की नींव पर अगर आप कोई इमारत बनाएंगे
तो यकीन मानिए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। और प्रेम के रिश्ते की तो बिल्कुल नहीं। अक्सर कानून ऐसे अपराधियों तक पहुंच ही जाता है और कई बार अपने अपराध के बोझ तले दबे ये लोग इस बोझ को अपने सीने पर ढोते ढोते थक जाते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल सच नहीं है जो कि समझ में ना आए, और ना ही इसके अंदर भाग्य और किस्मत का कोई योगदान है। बात बहुत सिंपल सी है, क्राइम नेवर पेज। जुर्म कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। आप कब तक किसी को अंधेरे में रख सकते हैं? किसी की जान लेकर आप कैसे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं? और किसी को चोट पहुंचाकर आप कब तक सुकून से जी सकते हैं? कर बुरा तो हो बुरा, ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि आपके और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को दबाकर किसी और को चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ विश्वास के बदले विश्वासघात करते हैं, तो नुकसान आपको भी होता ही है। वो सब जो ये कहते हैं कि हमने जुर्म करने का तरीका देखा, ये देखा कि हम कैसे बच सकते हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इसके अंत पर भी गौर करें। कोई नहीं बचता, कोई बच भी नहीं सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जुर्म की दौड़ सिर्फ सलाखों के पीछे खत्म होती है। सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।